तो पिछले 10 लेक्चर से हम सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन का बेसिक हमने देख लिया, सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस अपने डिस्कस हो रहे थे पिछले कुछ 2-3 लेक्चर से। मतलब अपन प्रैक्टिस कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, सर्कुलर मोशन के जो कंसेप्ट है उनको अप्लाई कैसे करने का। एक टॉपिक हमारा अभी बचा है, वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब कवर होगा तब जाके अपना सर्कुलर मोशन का टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद में आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाने वाला हूँ। आप में से मुझे कोई बताओ कि क्या सेंटर ऑफ मास हो चुका है ऑलरेडी? है सेंटर ऑफ मास हो चुका है बेटा? सर नहीं सर, थोड़ा सा सर ने सीख बताया था। लेकिन बस पूरा जस्ट न्यूटन लॉज में थोड़ा सा बताया था सर। डिटेल में नहीं हुआ सर ना? उन्होंने बताया था कि वो बाद में सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो वो मैं फिर आपको सिखा दूंगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास शुरू करेंगे। फिर थोड़ी सी आइडिया है आप लोगों को, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, तो पूरा डिस्कस करेंगे। क्योंकि सर्कुलर मोशन के बाद तो वैसे रोटेशनल मोशन करना चाहिए, लेकिन अगर आपको सेंटर ऑफ मास का ही आइडिया नहीं है तो डायरेक्टली जंप करने से कोई फायदा नहीं होगा ना, है कि नहीं? सर्कुलर हुआ नहीं है ऋतुजा बेटा, अभी सर्कुलर हुआ नहीं है, अभी बाकी है। इस वीक में तो सर्कुलर ही चलेगा, और इस वीक के एंड में जो एग्जाम होगी वो पूरी सर्कुलर मोशन पे होगी। ओके, जस्ट अ सेकंड, किसका फोन आ गया यार? एक सेकंड। हाँ, हेलो। हाँ सर, मी मिस कॉल बघून फोन केला होता. ठीक आहे, ठीक आहे. फिजिक्स फोरम मध्येच आहे सर, मी थोरात सरच बोलतोय. आपलं बोलणं आला. ठीक आहे, ठीक आहे. ओके, तो सेंटर ऑफ मास अलग से चैप्टर है। ठीक है सर, आपको पता है क्या इस बार का टॉपर्स बैच का टेस्ट टॉपिक? नहीं बेटा, टॉपर्स बैच का टेस्ट टॉपिक जो है वो सर आपको अलग से बता देंगे। ठीक है, ओके। और जो भी डिसीजन, मतलब जो भी टॉपिक वॉपिक होगा सब होगा, वो तो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा टाइम टू टाइम। ओके, चलो मैक्सिमम लोग आ गए हैं। वैदेही बोल रही है कि सर ने ऑलरेडी टॉपिक बता दिया है। ओके वैदेही, B7 के ग्रुप में डाल दो फिर बेटा, जूम के ग्रुप में, तो बाकी लोगों को पता चल जाएगा। ओके, तो ये जो सर्कुलर मोशन के और क्वेश्चंस अपने को करने के, H.C. वर्मा के, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं अभी, H.C. वर्मा के कुछ क्वेश्चंस। ओके, ये देखो अपने पास, अपन ने 18 नंबर का क्वेश्चन किया था लास्ट वाला। ठीक है, अब ये 19 नंबर का क्वेश्चन देखो यार, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये देखो, दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकेंड। मैंने फिर से मैं कनेक्ट करना भूल गया आईपैड को इसके साथ। ये देखो भाई, चलो क्वेश्चन आपके सामने है। A motorcycle has to move with constant speed on a overbridge which is in the form of a circular arc of radius capital R and total length L. Suppose the motorcycle starts from highest point. What can its maximum velocity be for which the contact with the road is not broken at the highest point? If the motorcycle goes at the speed 1 by root 2 times the maximum, where will it lose the contact with the road? And what maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not lose contact anywhere? तो ऐसा एक ब्रिज है, ठीक है, और इस ब्रिज का जो रेडियस है वो है R, और ये वेलोसिटी है। ठीक है, और ब्रिज कैसा है? सर्कुलर है ना। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दी है कैपिटल R, और शुरू यहां से किया है। देखो भाई, यहां से कार शुरू हो रही है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, 3 क्वेश्चन है इसमें, A B C, 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को केयरफुली देखो,
और सोचो और ट्राई करो। मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ठीक है? आई एम गिविंग यू 1 मिनट। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड दो मेरे को बस। हाँ, ये देखो क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून शुभांगी, बेटा क्वेश्चन देखो। A motorcycle has to move with constant speed on an overbridge, which is in the form of a circular arc of radius r, has a total length L. यार इसका टोटल लेंथ L दिया है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये वाली जो लेंथ है ये L है। इसकी टोटल लेंथ L है। A motorcycle has to move with constant speed। चलो क्या आंसर आया भाई? खत्म हो गए, 20 सेकंड हो गए। मैक्सिमम का आंसर तो आप लोगों ने दे दिया, श्रीराम ने और तनिष ने आंसर दिया कि अंडर रूट आर जी, क्योंकि ये अपना डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। सही बात है ना कि भैया यहाँ पे अगर कार होगी और इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसके ऊपर डाउनवर्ड ग्रेविटी का फोर्स तो mg लगेगा, लेकिन सूडो फोर्स ये लगेगा mv²/r। और अगर आप चाहते हो कि कार का रोड से या ब्रिज से कांटेक्ट ना ब्रेक हो तो mv²/r की वैल्यू जो है वो mg से मैक्स टू मैक्स इक्वल कर सकते हैं आप। अगर mv²/r की वैल्यू ज्यादा हो गई तो कार ऊपर उछल जाएगी ऐसे, तो कार का कांटेक्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा ब्रिज के साथ। तो कार का कांटेक्ट कब ब्रेक होगा? कांटेक्ट विल ब्रेक व्हेन, कब कांटेक्ट ब्रेक होगा भाई? कांटेक्ट विल ब्रेक व्हेन mv²/r इज इक्वल टू mg, mm कैंसल, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। लेकिन ये अपना ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये आप जानते भी हो आई थिंक। सही बात है, ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर वेलोसिटी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। इफ द मोटरसाइकिल गोज एट 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम, जो मैक्सिमम स्पीड अपन ने अभी फाइंड की ना उसके 1/√2 टाइम्स वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कितनी है अभी? v मैक्स का /√2, मतलब कितना हो जाएगा वो? √rg/2 हो जाएगा ना। अभी इतनी वेलोसिटी है। अब अगर इतने वेलोसिटी से कार ट्रैवल करेगी तो कौन से पॉइंट पे वो कांटेक्ट लूज कर देगी? एट विच पॉइंट इट विल लूज द कांटेक्ट? लेट अस से यहां पे कांटेक्ट लूज हो जाएगा, यहां से कार ऐसे चली जाएगी और कांटेक्ट यहां पे लूज हो जाएगा। तो कांटेक्ट कहां पे लूज हो रहा है? थीटा एंगल पे कांटेक्ट लूज हो रहा है। तनिष्क बोल रहा है कि नो पॉइंट, नो वेयर। नहीं बेटा, नो वेयर नहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे तो कांटेक्ट लूज होगा, वरना क्वेश्चन क्यों देते फिर? ये कांटेक्ट तो कहीं ना कहीं पे लूज होगा। तनिष्क बोल रहा है कि कहीं पर भी नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होगा यार, तो फिर क्वेश्चन नहीं देते ना। कहीं ना कहीं तो कांटेक्ट लूज होगा। तो कहां पे लूज होगा? तो जहां पे लूज होगा मैंने लिया वहां पे एंगल थीटा। अब यहां पे आप क्या करो, सारे फोर्सेस को एक बार दिखा दो। तो somebody, आई नीड अ वॉलंटियर हु विल टेल मी कि कौन से फोर्सेस है। भक्ति, आर्या, संस्कृति, ईशा, कौन बोलेगा? कौन बताएगा मेरे को इसके ऊपर कौन से? प्रतीक तुम बताओ बेटा, कौन से फोर्सेस है इसके ऊपर? सर mg है। हाँ वेरी गुड, एक सेकेंड ना, mg का एक कंपोनेंट आएगा सिर्फ cos थीटा का, वो इधर आएगा, राइट, करेक्ट है, mg cos थीटा। और बेटा? और ऊपर नॉर्मल लगेगा सर, ये नॉर्मल रिएक्शन है।
और कोई फोर्स? हाँ सर, और कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, स्क्वायर बाय सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, एम वी स्क्वायर बाय आर। राइट, प्रतीक ने सही बताया, ये सारे फोर्स है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। हाँ, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे अपन, क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। अब अगर आप इस डायरेक्शन में बैलेंसिंग करते हो, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में बैलेंसिंग करोगे तो देख लो कौन से फोर्सेस है। ए के एन, ए के एम वी स्क्वायर बाय आर, और ए के एम जी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एन प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आएगी? एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी। तो ये जो आपका ब्रिज है, ठीक है, उससे थीटा एंगल पे अगर कार चली गई तो कार अभी यहां पे है, तो इस एंगल पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मैंने फाइंड किया और वो ये आया। दिख रहा है सब लोगों को? ये आया नॉर्मल रिएक्शन। ओके, जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा तब ना कांटेक्ट ब्रेक होगा। कांटेक्ट ब्रेक होने की कंडीशन क्या होती है? कांटेक्ट बिटवीन द कार एंड द ब्रिज will break when normal reaction becomes 0। क्योंकि जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी, जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होती है, तब दो सरफेसेस के बीच का कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। दो सरफेसेस के बीच का कांटेक्ट ब्रेक हो गया, ऐसा अब हम कब कहेंगे? जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 करो, तो नॉर्मल रिएक्शन को 0 किया तो इक्वेशन क्या मिलेगा? इक्वेशन मिलेगा, देखो, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे एम और एम कैंसिल हो गए, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा। लेकिन वी की वैल्यू तो हमें पता है, ये देखो, ये वी की वैल्यू है, दिख रहा है क्या? वी की वैल्यू रेड कलर में लिखी हुई है। वी की वैल्यू मैक्सिमम जितनी चाहिए उसके हाफ है, मतलब अंडर रूट आर जी बाई 2। तो उसको अंडर रूट आर जी बाई 2 पुट करो यहाँ पे, ये हो जाएगा आर जी बाई 2, उसका स्क्वायर है ना, क्योंकि v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाई 2 है। देखो, आर जी और आर जी कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। प्रतीक, 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा का मतलब थीटा कितना होना चाहिए बेटा? 60 डिग्री। वेरी गुड, थीटा होना चाहिए 60 डिग्री। मतलब जब एंगल 60 डिग्री हो जाएगा तब गाड़ी का कांटेक्ट ब्रिज के साथ क्या हो जाएगा? ब्रेक। समझे कि नहीं समझे? और क्वेश्चन कैसा लगा? खुशी मुझे बोल रही है कि सर वो नहीं समझा क्या कि नॉर्मल रिएक्शन 0 रहा तो कांटेक्ट ब्रेक होता है, वो वाला पार्ट। बेटा, नॉर्मल, मुझे बताओ, दो सरफेसेस है एक दूसरे के कांटेक्ट में, ये और इसके नीचे एक सरफेस है, तो यहां पे अपन नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं? डाउनवर्ड एम जी। अब इमेजिन करो, हाँ इमेजिन करो, सोचो कि तुमने इस ब्लॉक को ऐसे ऊपर उठा लिया एफ फोर्स से ऊपर उठा लिया, तो दो सरफेसेस के बीच का कांटेक्ट कब ब्रेक होगा? जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी ना। व्हेन n इज 0, कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस इज ब्रोकन। कांटेक्ट, तो ये यूं समझ लो कि नॉर्मल रिएक्शन ये बताती है कि दो सरफेसेस में कांटेक्ट है कि नहीं है। अगर दो सरफेसेस में कांटेक्ट है तो कुछ ना कुछ तो नॉर्मल रिएक्शन होगी दो सरफेसेस में। दो सरफेस एक दूसरे को कुछ ना थोड़ा तो पुश करेंगे, ठीक है। और अगर दो सरफेसेस में नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो इसका मतलब दो सरफेस में कांटेक्ट ही नहीं है, ठीक है। जिसको लिखना है भाई फटाफट लिख लो, कुछ लोगों को लिखना है, ये देख लो। सर ते 60 डिग्रीवर कॉन्टॅक्ट कसा ब्रेक होईल? कारण तो टॉप पॉइंटवर लॉन्च होईल ना, मग एमजी 60 डिग्रीवर कसं नाही समजलं? रोहन, अरे टमाटर, टॉप पॉइंट पे कांटेक्ट ब्रेक ना हो इसलिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? वो अपन ने फाउंड की आरजी, टॉप कांटेक्ट पे, टॉप पॉइंट पे। लेकिन इनका क्या कहना है कि भाई टॉप पॉइंट पे नहीं, किसी और पॉइंट पे हो गया तो एनी अदर पॉइंट।
तो वो पॉइंट मुझे फाइंड करना था। ये देखो, मैं आपको इसके बेसिस के ऊपर एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछू क्या, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन, और मैं देखना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा ना भाई, उसको मेरी तरफ से 50 रुपीज का प्राइस, मैं उसको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा पेटीएम पे। ठीक है, बस तुम्हारा फोन नंबर बोलो, इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर करेंगे। रुको, मेरे हाथ जेब में मोबाइल रखता हूं मैं, इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर। ठीक है, चैट सेक्शन ओपन करो। बोला, अरे चैट सेक्शन ओपन ही है टमाटर। ये देखो, इसी के बेसिस पे पूछ रहा हूं मैं ऊपर से क्वेश्चन। ठीक है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू विल लाइक इट। देखो, ये लिख लिया आप लोगों ने, कैसे आंसर आया? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे पता है कि वो पूरे क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन बाकी है, लेकिन उसके पहले मैं ये वाला बोल रहा हूं, इसको बताओ मेरे को। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, इमेजिन करो यही सर्कुलर ब्रिज है, ऐसा यही सर्कुलर ब्रिज दिया है। ठीक है, और ये कार दी है ऐसी, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ओके, ये सेंटर है। ओके, और ये एंगल थीटा है। और क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, इफ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इफ कार इज मूविंग with constant speed, then अगर कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्रिज, नॉर्मल रिएक्शन ऑन सर्कुलर ब्रिज। देखो, हाँ, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। बी, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। सी, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, देन डिक्रीजेस। और लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन तो आपको पता है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं अपन? नॉर्मल रिएक्शन अपन ऐसे निकालते हैं, ये अपनी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। यहाँ सर सी ऑप्शन है सर उसका। कौन, किसने आंसर दिया ये? सी ऑप्शन। आदिति सर मैंने। भाई सब लोगों ने सही। यस सर। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। ठीक है, और कितने लोगों ने आंसर दिया है? मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर नहीं दिया था क्या? निखिल ने ए बोला था, फिर ऋतुजा ने डी बोला। अरे यार, ये बहुत लोगों ने आंसर दे दिया। ऐसे तो सब लोगों को 50-50 रुपए ट्रांसफर करते करते तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, यहाँ पे अभी अपन ने डिराइव किया ना नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला। कहाँ पे? ये देखो, ये वाला। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी आती है, ये अपन ने डिराइव किया यहाँ पे, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r, है कि नहीं? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकाली अपन ने? ये डाउनवर्ड mg है, mg का इधर का कंपोनेंट आएगा, ये थीटा है, ये आएगा mg cos थीटा। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो ऑब्वियसली यहीं पे प्रेजेंट होगा, mv स्क्वायर बाय r। तो ये इक्वेशन बन जाता है अपना n प्लस mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg cos थीटा। तो इसका मतलब n इक्वल टू क्या आएगा? mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r। नाउ ऑब्जर्व दिस इक्वेशन वेरी केयरफुली।
एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये जो थीटा है, ये थीटा क्या होता जाएगा, पहले कम होता जाएगा, थीटा विल रिड्यूस। इक्वेशन क्या है अपना, इक्वेशन आया अपना एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। देखो ये वाला पार्ट जो है ये तो कांस्टेंट है। आर यू लिसनिंग, इज एवरीबॉडी लिसनिंग टू मी? यस सर। हाँ, यस सर। तो वो जो एम वी स्क्वायर बाय आर वाला पार्ट है वो कांस्टेंट है, एम वी स्क्वायर बाय आर वाला। लेकिन एम जी कॉस थीटा वाला पार्ट जो है वो वेरिएबल है। ऋषिकेश बोल रहा है कि सबको एक एक रुपया दो फिर। देखो एम वी स्क्वायर बाय आर का जो पार्ट है वो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो एम जी कॉस थीटा वाला पार्ट है इसमें क्या होगा कि थीटा थीटा देखो पहले कम होता जाएगा ऐसे, और फिर बाद में क्या होगा, बाद में थीटा बढ़ता जाएगा। देखो थीटा कम होगा फिर बढ़ेगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर थीटा कम होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू पहले बढ़ती है। फर्स्ट थीटा डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, देन इंक्रीजेस। thus cos theta first increases then decreases, then decreases। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन पहले बढ़ेगी फिर बाद में कम होगी। नॉर्मल रिएक्शन पहले क्या होगी, बढ़ेगी फिर बाद में कम होगी। तो इसका आंसर सी आएगा। तो आदित्य सही आंसर दिया था बेटा आपने, सी आंसर इज द राइट आंसर। लेकिन अभी ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि ये, और श्रीराम बोल रहा है कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। और टमाटर, ये मैंने पहले बोला इसका आंसर इसलिए ये इजी लग रहा था, ठीक है, क्योंकि मैंने डिराइव किया था ये क्वेश्चन। रुको, चैलेंजिंग क्वेश्चन चाहिए, रुको रुको, लेट मी गिव यू गुड क्वेश्चन। पहले अपन क्या करते हैं, हाँ बेटा, सेम क्वेश्चन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करके दिखाओ। यू मीन टू से कि ये बताओ कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स से सेम इक्वेशन आएंगे बेटा। सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा ठीक है, तुम्हारा कहना है कि सर सेंट्रीफ्यूगल वर्ड मत यूज करो, सेंट्रीपिटल यूज करके बताओ, ये बोल रहे हो ना? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे फर्क तो नहीं पड़ेगा आंसर में, और इक्वेशन भी वही आएंगे, इक्वेशन में भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, देखो ये कार, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, मैं आपको बोलता हूँ, यू इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करने का रीजन ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आप सर्कुलर मोशन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, और क्योंकि आप सर्कुलर मोशन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। अभी आप में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सेंट्रीपिटल की बात नहीं कर रहा था यहाँ पे। सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू, पहले वार्न करना चाहता हूं मैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरी बात छोड़ दो बेटा, साउंड बंद करना पड़ेगा तुम्हारे, एक सेकंड ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है? ओके, देखो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन होगी इस तरफ ऐसे, और मुझे नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन फाइंड करना था। तो मैंने लिया mg इधर, और mg का एक कंपोनेंट मैंने इधर लिया mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है इसलिए, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं खड़ा होके यहां पे देख रहा हूं इसको, किसको देख रहा हूं मैं, उस कार को देख रहा हूं, और मेरे हिसाब से वो कार सर्कल में घूम रही है। मैं कार में नहीं बैठा हूं, मैं बाजू में खड़ा हूं यहां पे, और मेरे हिसाब से यार ये कार सर्कल में जा रही है। तो सर्कल में जा रही है तो डेफिनेटली कार के ऊपर कुछ ना कुछ तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, डेफिनेटली कार के ऊपर कुछ ना कुछ तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये FC सेंटर की तरफ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स FC सेंटर की तरफ कितना होगा, कितना होगा वो होगा mg cos थीटा। लेकिन उसमें से तुमको n माइनस करना पड़ेगा क्योंकि n अपोजिट में लग रहा है ना, n अपोजिट में लग रहा है ना। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी रहती बेटा ऋतुजा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी रहती, mv स्क्वायर बाय r रहती है, राइट? तो यहां पे लिखो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस n। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा n इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r। देखो वापस वही इक्वेशन आया ना, सेम इक्वेशन। अब समझे क्या बेटा? अगर मैं सर इसका मतलब ये है कि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लो या फिर नॉन इनर्शियल, आंसर सेम ही आना है।
हाँ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लो या नॉन इनर्शियल, आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर अलग अलग क्यों आएगा, आंसर तो सेम ही होगा। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नॉन इनर्शियल में करना थोड़ा इजी है। सर वो इक्वेशन राइट है क्या? कौन सा? हाँ बिल्कुल। सर शायद वो n माइनस एम डी कॉस थीटा थी ना उससे। ना 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 ना, देखो डायग्राम को, देखो डायग्राम को, देखो केयरफुली। टाइम लो, टाइम लो, ठीक से देखो डायग्राम को। एफ सी सेंटर के तरफ है, एम जी कॉस थीटा सेंटर के तरफ है, तो एम सो जी। एफ सी प्लस एम डी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n, पर अपनी हाँ इक्वेशन के हिसाब से क्या आ रहा है? एफ देखो, सी प्लस n इज इक्वल्स टू एम डी कॉस थीटा अलग आया ना? ना 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 ना, रुको 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 रुको, यू डोंट कंफ्यूज। देखो एफ सी क्या है मुझे बताओ, व्हाट इज एफ सी? सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट। सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है बेटा, क्या काम है सेंट्रीपिटल फोर्स का? सर्कुलर मोशन दे रहा है बॉडी को, मतलब body करेक्ट, को घुमा रहा है। करेक्ट, उसका काम है कि बॉडी को सर्कल में घुमाना, राइट। तो अभी ये जो कार है, इस कार पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं मुझे बताओ। नीचे mg और ऊपर n और करेक्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स। ना 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 ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स मत बोलो। रुको रुको रुको, तुम्हारे वर्डिंग में मिस्टेक हो गई। नॉर्मल रिएक्शन लग रही है और एमजी के दो कंपोनेंट लग रहे हैं, एक एमजी कॉस थीटा, एक एमजी साइन थीटा, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बन के जो आएगा वही तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि तुम यहां पे रास्ते पे खड़े हो ना साइड में, तुम क्या बोलोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ mg एंड n, mg और n का कॉम्बिनेशन है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ होना चाहिए, सेंटर की तरफ होना चाहिए। तो सेंटर के तरफ तो mg cos थीटा, राइट। सेंटर के तरफ जो mg cos थीटा है उसमें से n माइनस किया तो तुमको fc मिलेगा। देखो ना इधर कौन सा है, सेंटर की तरफ mg cos थीटा। ये माइनस कर रहे हैं ना क्योंकि एक्सीलरेशन इनवर्स हाँ सही बोले बेटा तुम, एक्सेलरेशन किधर है? तो नहीं समझ रहा था। हाँ सेंटर की तरफ है। लेकिन क्या है यार, इतना मैं बोलता हूँ इतना सोचने का क्यों, इतना सोचते रहेंगे तो कब सॉल्व कब करेंगे। सिंपल क्या है, तुम इमेजिन करो कि तुम खुद कार में बैठे हो, तो तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिन करोगे, फील होगा तुमको। तो सेंट्रीफ्यूगल प्लस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg cos थीटा। ओके, ऋषिकेश इज सेइंग सर डबल आवाज है, तो है बेटा वो डबल आवाज इसलिए आ रहा था क्योंकि वो ऋतुजा के तरफ से उसने स्पीकर लगाए हुए हैं ना, तो वो वापस मेरे स्पीकर में आवाज आ रहा था उसकी तरफ से। ओके अभी समझा क्या? जिन लोगों को इसमें नहीं समझा वो ज्यादा सोचो मत, जो मैंने बताया पहले बताया ना वही चलो, उसी हिसाब से चलो। कार में बैठे रहो, कार के बाहर मत निकलो, मत निकलो कार के बाहर, कार के अंदर ही रहो, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या था इसी में, हाँ एचसी वर्मा का जो इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन था व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज। ब्रिज पे कहीं पर भी कॉन्टैक्ट लूज नहीं होना चाहिए यार, ब्रिज पे कहीं पर भी कॉन्टैक्ट लूज नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि कॉन्टैक्ट लूज होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो यहीं पे होगी शायद, एकदम एंड पे, यहीं पे कॉन्टैक्ट लूज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यहीं पे कॉन्टैक्ट लूज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, एकदम एंड पे, एंड पे। सही बात है, एंड पे कॉन्टैक्ट लूज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे थीटा सबसे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या रहती है उसका इक्वेशन अपन ने अभी फाइंड किया, वो कितना आया था? mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर। अब इसमें ये वाला कंपोनेंट तो कांस्टेंट है ना, लेकिन ये वाला कब मिनिमम रहेगा? जब थीटा मैक्सिमम रहेगा, व्हेन मैक्स देन cos थीटा इज मिनिमम ना। देखो जब थीटा सबसे ज्यादा होगा तब cos थीटा सबसे कम होगा, जब cos थीटा सबसे कम होगा तब नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम होगी ना, और जब नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम होगी तब कॉन्टैक्ट ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है ना। एम आई मेकिंग सेंस और इज इट गेटिंग ओवरबोर्ड? उसके हिसाब से स्टार्टिंग में भी एक बार कांटेक्ट ब्रेक होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में भी एक हाफ में थीटा सेम ही आएगा।
नहीं, वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये बोल रहा हूं मैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है ये सर वो स्टार्टिंग। जहाँ पे वो दोनों थीटा थीटा मतलब वो डे मतलब नीचे रहेगा और ऊपर एसेंस करेगा, तो दो थीटा तो वहाँ पे भी उतनी वेलोसिटी होगी ना सर, तो वहाँ पे भी उतने ही चांस होगा। यहाँ पे बोल रहे हो ना तुम? ये कंसेप्ट से एक्सप्लेन करो ये वाला क्वेश्चन, सी पार्ट। तीनों पार्ट? अच्छा, नहीं, खाली सी वाला अभी जो पढ़ा है। हाँ वही वही मैं एक बता, मिनट पहले। अरे मैंने कंप्लीट किया ही नहीं अभी, मैं इसका एक्सप्लेनेशन ही दे रहा हूँ। अब इसकी टोटल लेंथ एल है, ठीक है, तो टोटल लेंथ एल है, तो ये हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? ये हाफ लेंथ हो जाएगी L/2, ठीक है। और इसका रेडियस कितना दिया? रेडियस दिया कैपिटल R। तो रेडियस के हिसाब से और L/2 के हिसाब से आप थीटा फाइंड कर सकते हो। थीटा क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। याद है क्या रेडियन की डेफिनेशन? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ कितनी है? L/2 और रेडियस कितनी? R। यहां पे थीटा कितना हो जाएगा? L/2R। तो लेटस से एंड पे कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है, एंड पे, तो n एंड पे 0 हो जाएगा। n को 0 करो, ये हो जाएगा mg cos ऑफ, और ये कितना हो जाएगा? L/2R माइनस mv²/r। तो mv²/r को इधर लेके आ जाओ, mv²/r इक्वल टू mg cos ऑफ L/2R। तो यहाँ पे m और m कैंसिल, तो v की जो वैल्यू है वो v² इक्वल टू आर जी कॉस ऑफ L/2R। तो v की वैल्यू एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, √RG cos ऑफ L/2R। तो ज्यादा से ज्यादा एंड पे कांटेक्ट ब्रेक होगा, इन बिटवीन कहीं पर भी कांटेक्ट ब्रेक नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? अंडरस्टूड या नॉट? सर हम ऐसे कैसे कंसिडर कर रहे हैं कि सिर्फ एंड में कांटेक्ट ब्रेक होगा, क्योंकि स्टार्ट में भी तो सेम थीटा मतलब सेम हाँ सर, मतलब बॉडी जब स्टार्ट बेटा एक बॉडी ऊपर जा रही थी, हाँ तभी सर तभी तो वही एंगल सेम एंगल। हाँ, मुझे एक बात बताओ, हाँ ठीक है ना, तो बॉडी जब ऊपर जा रही थी पहले, ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी थीटा वही था, ठीक है, तो एक मोमेंट के लिए एंगल थीटा होगा, लेकिन उसके अगले मोमेंट पे एंगल कम हो जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, और ये ऊपर जाएगी ना बॉडी ऐसे। मैं एकदम, क्वेश्चन क्या बोला देखो, क्वेश्चन को ठीक से देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन? मैक्सिमम स्पीड कौन सी है जो वो मेंटेन कर सकता है ताकि ब्रिज के साथ उसका कांटेक्ट लूज ना हो कहीं पर भी। मैंने सोचा यार नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम कहां पे होगी, सबसे कम कहां पे होगी नॉर्मल रिएक्शन? तो अपन ने ये डिस्कस किया ना कि नॉर्मल रिएक्शन का क्या होता है। तो देखो, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है क्या? नहीं। कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है क्या? नहीं। अपना आंसर क्या आया था? फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। नॉर्मल रिएक्शन पहले बढ़ती है फिर कम होती है, तो सबसे कम कहां पे होगी? सबसे कम एंड पॉइंट पे होगी ना ऐसे। तो मैंने सोचा कि एंड पॉइंट पे अगर कांटेक्ट लूज नहीं होगा तो कहीं पर भी कांटेक्ट लूज नहीं होगा, इसका मतलब। तो फिर मैंने एंड पॉइंट का एंगल ले लिया और एंड पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन 0 पुट किया और फिर उसको सॉल्व किया, तो उससे मुझे ये वेलोसिटी मिल गई। मतलब अगर कम से कम ये इतनी वेलोसिटी मेंटेन करेगा तो इसका कहीं पर भी कांटेक्ट लूज नहीं होगा। आप समझे क्या? सर और अगर वो गाड़ी वही स्पीड से अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर से रिवर्स हो गई तो फिर यही वेलोसिटी के साथ अगर गई तो फिर भी कांटेक्ट उसका लूज नहीं होगा? नहीं होगा ना, यही तो, ये वेलोसिटी, ये मिनिमम वेलोसिटी है टू मेंटेन कांटेक्ट विद द ब्रिज। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांटेक्ट विद द ब्रिज, ये अपना आंसर है। क्योंकि मैंने देखा कि नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम कहां पे होगी? नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम एंड पे होगी ना, तो वहीं पे कांटेक्ट लूज होने का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वैसे भी ऋतुजा ने पॉइंट आउट किया अभी, क्वेश्चन ये कहता है कि गाड़ी स्टार्ट होती है टॉप पॉइंट से। क्वेश्चन में ये लिखा है कि गाड़ी स्टार्ट होती है टॉप पॉइंट से। अंडरस्टूड? अब इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन दूं क्या आपको? वेरी इंटरेस्टिंग, सिमिलर एकदम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम पूरा दिमाग के ऊपर से नहीं जा रहा है। कुछ लोगों के दिमाग, 20 सेकंड क्वेश्चन गया ना सर?
20 सेकंड भी करेंगे, लेकिन ये टॉपिक पे मुझे एक क्वेश्चन आपको बोलना है तो वो अलग करो। 20 सेकंड भी करेंगे बेटा, एक सेकंड। हाँ, ये वाला बताओ मेरे को। ए कॉइन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ए hemisphere of radius r, capital R, of radius capital R. If the coin is slightly disturbed, it will slide down. Find the angle theta at which its contact with hemisphere will broke। और ये हेमिस्फीयर है, ऐसा देख लो। 60 डिग्री सर। नोप 60 डिग्री आएगा। नोप, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम वापस वही आंसर बोल रहे हो। सर हेमिस्फीयर। नोप नोप नोप, सोचो। अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन लेस है। ए कॉइन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। If the coin is slightly disturbed, it will slide. Find the angle theta at which its contact with hemisphere will broke. कौन से पॉइंट पे, मतलब कितने एंगल पे कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, वो वाला एंगल फाइंड करो। कौन से एंगल पे कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। ग्रेविटी क्या है सर इसमें? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे तुम ये गलती मत करो सोचने की कि v कांस्टेंट है। यहाँ पे v कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे वो नीचे फिसलता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सोचो, और सोचने के लिए मैं तुमको दे रहा हूं 1 मिनट, ठीक है। मुझे लेक्चर की अटेंडेंस वगैरह लेनी पड़ेगी, रुको मैं किसी को बोल देता हूं। सर 45 डिग्री आएगा। नो, मैं हिंट दे सकता हूं तुमको कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन जैसे किए ना अपन ने, नॉर्मल रिएक्शन जब 0 होगी तब कांटेक्ट ब्रेक होगा, वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखो कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे वो नीचे फिसलता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कितने 49 लोग हैं और यूट्यूब पे कितने लोग देख रहे हैं? 5। 49 और 5 54 लोग हैं यार। यूजुअली 64 रहते। 10 लोग कैसे एब्सेंट है आज? देखना पड़ेगा मुझे कौन कौन एब्सेंट है, बात करनी पड़ेगी पर्सनली सबके साथ। सर मेरा आंसर इक्वेशन में आ रहा है सर। बोलो ना, कोई टेंशन नहीं, इक्वेशन में बोलो। ईशा की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ मतलब जी से चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वो फिसलेगा, नीचे फिसलता जाएगा। 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड पर, 2 सेकेंड में 20, 3 में 30, ऐसे नहीं वैसे मत सोचो, ऐसे सोचो। देखो लेट अस से कॉइन का कांटेक्ट यहाँ पे ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक होता है लेट अस से। तो जहां पे कांटेक्ट ब्रेक होता है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन 0 होनी चाहिए। wherever the contact breaks, ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। wherever the contact breaks, normal reaction n is 0,
वहां पे नॉर्मल रिएक्शन n क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये तो बात मानते हो ना आप लोग, यहां पे तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ये देखो, डाउनवर्ड फोर्स है mg, उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। और ये मान के चलो कि इसकी वेलोसिटी लेटेस्ट से अभी v हुई है, पता नहीं अपने को कितनी है, पता नहीं है कितनी वेलोसिटी अपने को पता नहीं, क्योंकि जैसे वो नीचे फिसलता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन कितनी होगी क्या पता। तो लेटेस्ट से v है वो वेलोसिटी, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो लगेगा mv²/r। ये तो मानते हो एवरीबॉडी। आदिति बेटा मैंने सही बोला क्या? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और mg सब सही लिखा मैंने? ओके एवरीबॉडी। ईशा बोल रही है कि सर 53 डिग्री आंसर आएगा क्या? नहीं बेटा 53 भी नहीं आएगा आंसर, ठीक है। अब इस इक्वेशन से नॉर्मल रिएक्शन पहले लिख लो, देखो इस इक्वेशन से नॉर्मल रिएक्शन पहले लिख लो, n प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये आपका इक्वेशन आएगा, देख रहे हो? नॉर्मल रिएक्शन n, mv²/r और mg cos थीटा, सही बात है। नॉर्मल रिएक्शन जब 0 होगी तब क्या होगा, mv²/r इक्वल टू mg cos थीटा, m और m कैंसिल हो जाएगा, v² इक्वल टू rg cos थीटा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एवरीबॉडी गॉट इट? इक्वेशन नंबर 1। ज्ञानेश्वरी बोल रही है 90 डिग्री आएगा क्या? 90 डिग्री भी नहीं है बेटा आंसर, अभी मैं बता रहा हूं। अभी आंसर पूरा किस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी वेलोसिटी कितनी होगी इस पे। अब वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे यार? वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डायग्राम को केयरफुली देखो, ये देखो, ये कॉइन यहां पे आ गया ना, पहले यहां पे था राइट, पहले ए पॉइंट पे था, बाद में बी पॉइंट पे आ गया। तो कॉइन जितने हाइट से नीचे आएगा उस पे डिपेंड करेगा ना कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। कॉइन जितने हाइट से नीचे आएगा उस पे डिपेंड करेगा ना उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। उसकी वेलोसिटी होगी √2gh अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, √2gh। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है तो तुमको h फाइंड करना पड़ेगा। अब डायग्राम को एकदम केयरफुली देखो, ये थीटा है, ये रेडियस r है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक कितना आएगा, ये एंगल 90 डिग्री ना, तो ये हो जाएगा r cos थीटा। दिख रहा है क्या सबको? एवरीबॉडी टेल मी, दिख रहा है क्या? तो h की वैल्यू क्या आएगी भाई? h की वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस r cos थीटा। क्या बोल रहे थे बेटा आप? h की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल R माइनस r cos थीटा। ये समझा गया? हाँ सर। अंडरस्टूड? तो वो h की वैल्यू यहाँ पे पुट, हाँ तो यहाँ पे पुट करो h की वैल्यू v इक्वल टू √2g। h की वैल्यू क्या है? h इज इक्वल टू r कॉमन 1 माइनस cos थीटा। h की वैल्यू पुट करो, r इंटू 1 r कॉमन 1 माइनस cos थीटा, ये आएगा v। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सच सच बताओ, सबको समझ में आ रहा है? अब ये जो v आ गया, अब ये v को इस इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को 2 में पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, कि यहाँ पे v का स्क्वायर है देखो, इज इक्वल टू rg cos थीटा। देखो rg और rg कैंसल, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू cos थीटा,
2 इज इक्वल टू ये 2 cos थीटा राइट में जाएगा, 3 cos थीटा इक्वल टू 2/3, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3। ये अपना आंसर है। इस एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी और इस एंगल पे कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? सर हाँ बेटा, सर एकदा सांगा ना शॉर्ट मध्ये वापस. परत एकदा सांगू फास्ट। देखो, हो सर. ये था अपना हेमिस्फीयर, यहाँ पे था कॉइन, कॉइन फिर यहाँ पे चला गया और मैं मान के चल रहा था कि यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है। तो मुझे पता है जहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक होगा वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 आनी चाहिए। तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने की कोशिश की। mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा और इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r लगेगा। अज्यूमिंग कि ये रेडियस r है तो ये भी r आएगा। यहाँ से n प्लस mv²/r इक्वल टू आया mg cos थीटा। क्योंकि कांटेक्ट ब्रेक होता है तो नॉर्मल रिएक्शन 0 चाहिए, तो 0 प्लस mv²/r इक्वल टू mg cos थीटा। इससे m और m कैंसिल हो गया तो उससे v² आ गया rg cos थीटा। ठीक है, अब रही बात v को फाइंड करने की ना, तो मैं v को कैसे फाइंड करूं? तो मैंने v को कैसे फाइंड किया, मैंने देखा कि इसमें हाइट का कितना डिफरेंस है, या हाइट का डिफरेंस फाइंड किया। मैंने कैसे फाइंड किया? मैंने ये वाला फाइंड किया। ये अगर r है तो ये कितना आएगा, ये आएगा r cos थीटा। इसका मतलब ये h कितना आएगा, h आएगा पूरे r में से r cos थीटा माइनस करना पड़ेगा ना। ये समझ में आ रहा है क्या? ये पूरा यहां से लेके यहां तक r है, ये पूरा r है, तो r में से r cos थीटा माइनस किया तो h आ गया। तो फिर मेरी वेलोसिटी आ गई, v इज इक्वल टू √2gh। v² को मैंने पुट कर दिया, v² को 2gh इक्वल टू rg cos थीटा, और h की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, r इंटू 1 माइनस cos थीटा। उससे rg कैंसिल, इससे आ गया cos थीटा इक्वल टू 2/3। अब समझे क्या बेटा? समझे कि नहीं समझे? समझे. ओके, गॉट इट। 48 ईशा इज सेइंग 48 डिग्री के आसपास कुछ तो भी आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जब 0 होगी तब कांटेक्ट ब्रेक होगा। तो कांटेक्ट कब ब्रेक होगा? तो इस एंगल पे ब्रेक होगा। ओके, अभी 4 तो बज गए यार, 4 o'clock, और मीटिंग में से 4-5 लोग कम भी हो गए। 22 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे थे तुम। ओ तेरी, ये तो काफी लेंदी क्वेश्चन है। अपन अलग से डिस्कस करते बेटा 22 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कल अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे। और आज मैं जो वर्कशीट भेज रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर थोड़ा सा वर्कशीट का लेवल बढ़ाओ, तो मैं थोड़ा हायर लेवल का वर्कशीट भेज रहा हूँ, तो उसको सॉल्व करो सब लोग। ठीक है, थोड़ा सा हायर लेवल का वर्कशीट है। ओके, सोच समझ के करो उसको। आज यहीं पे रुकेंगे। आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जूम ग्रुप के बारे में बोलो ना एक बार। जूम का ऑलरेडी ग्रुप है, उसमें ऑलरेडी 70 मेंबर्स है आई थिंक। जूम ग्रुप में ऑलरेडी लोगों मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। जूम ग्रुप में जो लोग नहीं है जूम के ग्रुप में, वो बाद में ऐड हो सकते हैं। अरे आयडी लिहूंगा, एक काम करा, मला आहे ना या नंबरवर व्हॉट्सअपवर तुमचा ईमेल आयडी पाठवा। ऑलरेडी लोग ऐड है ना, 9388। ये मेरा जो नंबर है, इस पे तुम्हारा नेम, ईमेल आईडी, जिससे तुमने जूम पे साइन अप किया है। जूम पे साइन अप करना पड़ेगा तुमको पहले, और फिर मेरे को भेजो नेम, ईमेल आईडी और रोल नंबर एंड बैच। ये सारी चीजें भेज दो मेरे को जूम पे साइन अप करके। ओके, चलो, गुड डे एवरीबॉडी। आज यहीं पे रुकेंगे। ओके।